Derivatives are financial weapon of mass destructions. दोस्तों ये वर्ड्स थे सर वॉरेन बफे के। अब उनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, आप सब जानते होंगे मिस्टर वॉरेन बफे के बारे में। सच में क्या डेरिवेटिव्स इतने डेंजरस हैं? क्या उसे हमें ट्रेड करना भी चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो मैं ये सीरीज़ ही क्यों बना रहा हूँ, या फिर मैं एक्टिवली डेरिवेटिव्स में ट्रेड ही क्यों करता हूँ? आई नो आप सबके ये सवाल होंगे, और दोस्तों मैं आपको वादा करता हूँ जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी फ्यूचर इन ऑप्शन की सीरीज़ में, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम डेरिवेटिव्स में आता है। बड़े बिजनेसेस, बड़े हेज फंड्स, बड़े एचएनआईज मोस्टली डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। बट ये डेरिवेटिव्स होता क्या है? हमें ये तो पता है कि एक सेगमेंट होता है फ्यूचर इन ऑप्शंस, जिसे कंबाइनली डेरिवेटिव सेगमेंट कहा जाता है। बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसको यूज़ क्यों किया जाता है? क्यों डेरिवेटिव्स को इंट्रोड्यूस किया गया हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर? डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, इनकी वैल्यू किसी और प्रोडक्ट या किसी और चीज़ से डिराइव की जाती है। इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू जिस चीज़ से डिराइव की जाती है, जिस प्रोडक्ट से डिराइव की जाती है, उसे कहते हैं अंडरलाइंग। तो जैसा मैंने पहले कहा कि डेरिवेटिव्स की अपनी वैल्यू नहीं होती है, डेरिवेटिव्स की वैल्यू डिपेंड करती है उसके अंडरलाइंग के ऊपर। अगर उसका अंडरलाइंग में अप मूव आता है, मतलब उसका प्राइस बढ़ता है, तो डेरिवेटिव्स का प्राइस भी बढ़ता है। उसी तरह से अगर उसके अंडरलाइंग का प्राइस घटता है तो डेरिवेटिव्स का प्राइस भी घटता है। वैसे मुझे बताने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट मैं बिल्कुल सिंप्लिसिटी में जाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, दूध और दही का। देखिए, दूध एक रियल प्रोडक्ट है। आपको पता है कि दूध एक रियल प्रोडक्ट है, इसकी अपनी एक वैल्यू है, इसकी अपनी एक कॉस्ट है। दूसरी तरफ दही, जिसे हम कर्ड कहते हैं या योगर्ट कहते हैं, इसकी अपनी रियल वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू डिराइव्ड होती है मिल्क से, दूध से, क्योंकि दही दूध का डेरिवेटिव है। दूध से ही दही बनाई जाती है, उसी तरह से पनीर भी बनाया जाता है, उसी तरह से चीज़ भी बनाई जाती है, और बहुत सारे प्रोडक्ट दूध से बनाए जाते हैं। तो वो सारे दूध के डेरिवेटिव्स हैं, उनकी अपनी कोई कोर वैल्यू नहीं है, उनकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। अगर दूध ही नहीं होगा तो वो सारे प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं। तो अगर बाज़ार में, मार्केट में दूध की प्राइस बढ़ेगी तो इन कर्ड की या पनीर की, इसके डेरिवेटिव्स की प्राइस भी बढ़ेगी। अगर दूध का प्राइस कम हो जाएगा तो इनका प्राइस भी कम हो जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में इसी को ही डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो आई थिंक आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे डेरिवेटिव्स क्या होता है, जिसकी वैल्यू अपनी नहीं होती, किसी और चीज़ से डिराइव की जाती है। इसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट में भी डेरिवेटिव्स होते हैं जिनके अलग अलग अंडरलाइंग होते हैं। जैसे स्टॉक्स डेरिवेटिव, उनके अंडरलाइंग हो जाएंगे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, इनके डेरिवेटिव्स हैं। और ये शेयर एक्चुअली में अंडरलाइंग है। ये शेयर जैसे जैसे बढ़ेंगे इनके डेरिवेटिव्स के प्राइस भी बढ़ेंगे, और शेयर घटते हैं तो इनके डेरिवेटिव्स के प्राइस भी घटते हैं। उसी तरह से कमोडिटी, जैसे ऑयल, गोल्ड, एग्री कमोडिटी, उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। उसी तरह से करेंसी, जैसे यूएसडी आईएनआर, यूएसडी पाउंड, इनके भी डेरिवेटिव्स होते हैं। उसी तरह से इंडेक्स होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और इनके भी डेरिवेटिव्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के टाइप्स क्या होते हैं? मेजरली मार्केट में 4 तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। हमारी रोज़मर्रा की ट्रेडिंग में फॉरवर्ड और स्वैप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है नहीं। ऑल्दो कॉन्सेप्ट मैं आपको इनके भी बताऊंगा, बट हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे फ्यूचर इन ऑप्शंस को। इसलिए मैंने अपनी सीरीज़ का नाम फ्यूचर इन ऑप्शन FNO सीरीज़ रखा हुआ है। हमारी संडे को आने वाली वीडियो में हम फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मेक श्योर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको वो वीडियो मिस ना हो। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वहाँ आपको फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का बेसिक समझ में आएगा, और वो आपको रियलिटी में हेल्प करेगा जब आप इन प्रोडक्ट्स को ट्रेड करेंगे मार्केट के अंदर। आइए आप समझते हैं कि हम डेरिवेटिव्स का यूज़ क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है डेरिवेटिव का यूज़ करने की। हम सीधा स्टॉक्स के क्यों नहीं ट्रेड करते, या कमोडिटी को क्यों नहीं ट्रेड करते, या सीधा एग्री कमोडिटी को सीधा डायरेक्टली ट्रेड क्यों नहीं करते। रिलायंस, SDFC या TCS के हमें डेरिवेटिव्स क्यों चाहिए, हम सीधा ट्रेड क्यों नहीं करते इनको,
आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं ABC टेक लिमिटेड का। अब ये एक इंडियन टेक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूएस के अंदर। अब ये कंपनी इंडियन कंपनी है तो ये काम इंडिया में करती है, बट इसे पेमेंट मिलती है यूएस से, जो मिलती है यूएस डॉलर के अंदर। बट जो कंपनी के एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो इंडियन रुपीज़ में होते हैं क्योंकि वो इंडिया में ऑपरेट करती है। मान लेते हैं कि ABC टेक लिमिटेड ने एक ऑर्डर साइन किया यूएस में जिसकी टोटल कॉस्ट है $100, 100 USD। अब ये सर्विसेज इस कंपनी को नेक्स्ट मंथ तक डिलीवर करनी है और तब उसको $100 की पेमेंट मिलेगी। आज हम अज्यूम कर लेते हैं कि $1 80 रुपीज़ के बराबर है, तो टोटल ऑर्डर वैल्यू हो जाएगी 8,000 रुपीज़। मतलब कंपनी को यूएस की किसी दूसरी कंपनी से सर्विसेज के अगेंस्ट 8,000 रुपीज़ मिलेंगे। अब कंपनी ने जब अपना हिसाब किताब किया तो उसके पता चला कि उसका जो खर्चा आता है इस सर्विस को प्रोवाइड करने में, जो कॉस्ट आती है वो 7,000 रुपीज़ की है। सो एक गुड डील लग रही है कि हाँ 7,000 रुपये मेरा खर्चा है, 8,000 रुपये मुझे वहाँ से मिलेंगे, मेरा 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सिंपल बिजनेस। बट यहाँ पे एक ट्रिक है, जो यूएस डॉलर और INR है ये फिक्स 80 रुपीज़ पे नहीं रहने वाला है, ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। हाँ, अगर यूएस डॉलर 80 रुपीज़ से ऊपर चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को मुनाफा बढ़ता रहेगा जितना ऊपर जाएगा। बट मान लीजिए अगर यूएस डॉलर घटने लगता है किसी वजह से और घट कर वो 65 रुपीज़ पे आ जाता है, हम एज्यूम कर लेते हैं $1 नेक्स्ट मंथ 65 रुपीज़ का हो गया। अब जब इस कंपनी को $100 की पेमेंट आएगी यूएस से तो वो सिर्फ आएगी 6,500 रुपीज़। कंपनी ने खर्चा किया है 7,000 रुपीज़ और उसको अब यहाँ पर इस बिजनेस में 500 रुपये का लॉस झेलना पड़ा। अब ऐसी सिचुएशंस को ही टैकल करने के लिए डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस हुए थे। ABC टेक लिमिटेड क्या कर सकती है, वो मार्केट में जाकर, एक्सचेंज में जाकर USD INR के फ्यूचर को शॉर्ट कर सकती है, उसके डेरिवेटिव को शॉर्ट कर सकती है। शॉर्ट करना अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो मतलब आप बिल्कुल बिगिनर हो। आप पहले बेसिक्स को अंडरस्टैंड करो, आप मेरी सीरीज़ को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के या प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, आप उनको देखिए, पहले वो समझिए। अगर आपको शॉर्ट करना और लॉन्ग करना ही नहीं पता क्या होता है तो आप अभी डेरिवेटिव्स मत सीखिए। बट मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोगों को बेसिक्स पता है, बेसिक ट्रेडिंग आती है और अब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सीख रहे हैं, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो ABC टेक लिमिटेड शॉर्ट कर देगी डेरिवेटिव्स को USD INR के ओपन मार्केट में जाकर आज के डेट के प्राइस के हिसाब से। अब कल को अगर ऐसा होता है कि यूएस डॉलर का प्राइस गिरने लगता है तो कंपनी को अपने ओरिजिनल बिजनेस में, जहां उसने $100 का ऑर्डर दिया था, वहां तो नुकसान होगा, क्योंकि जैसे जैसे USD का प्राइस गिरता जाएगा उसकी जो पैसा उसको आना है यूएस से, वो पैसा की वैल्यू कम होती जाएगी। बट उसको यहाँ पर डेरिवेटिव्स में जो उसने शॉर्ट किया हुआ है उसमें प्रॉफिट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसका लॉस कवर हो जाएगा या बहुत छोटा रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ USD का प्राइस बढ़ने लगता है तो कंपनी को अपने ओरिजिनल बिजनेस में तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसकी ऑर्डर वैल्यू की कीमत बढ़ती जाएगी। जैसे 100 अभी 80 रुपीज़, जैसे हमने $1 को 80 रुपीज़ माना था तो हमें 8,000 मिल रहे थे। अगर $1 90 रुपीज़ का हो गया तो उस कंपनी को 9,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 9,000 रुपीज़ का रेवेन्यू होगा और खर्चा उसका 7,000 ही रहेगा। चाहे यूएस डॉलर 100 रुपीज़ का हो जाए, जहां उसकी टोटल वैल्यू 10,000 बन जाएगी ऑर्डर वैल्यू, बट उसका खर्चा तो 7,000 ही रहने वाला है, तो उसका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। बट उसको कुछ नुकसान होगा, जो उसने डेरिवेटिव शॉर्ट किया हुआ है वहाँ पे उसको कुछ नुकसान होगा और इस वजह से उसका प्रॉफिट कैप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और लॉस कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मतलब कंपनी ने अपने रिस्क को हेज कर दिया, इसे हेजिंग भी कहते हैं दोस्तों, कि अगर मेरे खिलाफ मार्केट में मूवमेंट आई तो मुझे इतना इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और मेरे फेवर में अगर मूवमेंट आई तो मुझे इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। बिजनेस ने कहीं ना कहीं अपने आप को हेज कर लिया, जिससे उसका सर्वाइवल सुनिश्चित हो जाता है। मतलब कंपनी अब बिना मार्केट की फ्लक्चुएशन से डरे हुए बिजनेस कर सकती है। इसी तरह से एग्रीकल्चर में भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसी तरह से कमोडिटी वाले जैसे ऑयल वगैरह में जो डील करते हैं वो भी ऑयल को शॉर्ट या लॉन्ग करते हैं डेरिवेटिव्स में जाकर, ताकि उनके जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस हैं उसकी वजह से उनका बिजनेस हैम्पर ना करें।
अपने लॉस को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में फ्लक्चुएशंस जो होती हैं यूएसडी आईएनआर में या कमोडिटी में या किसी के स्टॉक पोर्टफोलियो में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं सॉरी दोस्तों, मेरा गला थोड़ा ख़राब चल रहा है आजकल। जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, अपने बिजनेस को हेज करने के लिए डेरिवेटिव्स का यूज़ किया जाता है और यही प्राइमरी रीज़न था डेरिवेटिव को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब ये फ्यूचर कैसे शॉर्ट होता है, उसका फ़ायदा कैसे होता है, या ऑप्शंस कैसे शॉर्ट या लॉन्ग किया जाता है, ये सब कुछ आपको धीरे धीरे हमारी इस सीरीज़ में समझ आता जाएगा। जब तक हम सीरीज़ एंड करेंगे आप तब तक डेरिवेटिव्स में एक एक्सपर्ट बन चुके होंगे ऑन नॉलेज बेसिस पे। ट्रेडिंग में एक्सपर्ट तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ ही बनते जाएंगे। तो दोस्तों आज के कॉन्सेप्ट में, डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट में इतना ही था। संडे को हमारी वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। सो मेक श्योर अगेन, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। और आपको मेरा प्रयास, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, मैं सही से समझा पा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई डाउट रह गया है किसी भी बात के बारे में तो मुझे कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टाटा, बाय बाय।